हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हैब आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी की न्यू टॉपिक्स इंटेलिजेंस बुद्धि। ये जो टॉपिक रहेगा न्यू सिलेबस एस्टेट 2023 के टारगेट करके लिया गया है। वहीं से हम टॉपिक्स उठाएंगे जो हमारी साइकोलॉजी में आएंगे। ठीक है, बाकी का कोई भी सिलेबस हम पीछे का नहीं करेंगे, कोई रिवाइज नहीं करने वाले हैं। न्यू पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट साइकोलॉजी इस चैनल पे कंप्लीट कर देंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड क्लासेस को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्योंकि जो इंटेलिजेंस टॉपिक है ये कट नहीं किया है, ये कंप्लीट टॉपिक आएगा। आज मैं कंप्लीट एक ही क्लास में इस टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस जो बुद्धि का टॉपिक है उसमें बुद्धि होती क्या है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि बुद्धि होती क्या है, कि कौन से साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सभी अपने अपने व्यूज़ के हिसाब से डिफरेंट जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपने अपने विचार जो है अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक दो डेफिनेशंस कंप्लीट करवा दूंगी ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए कि बीने के अनुसार सबसे पहले अगर बुद्धि आ जाए और बीने का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले जो बुद्धि शब्द है, जो बुद्धि के बारे में कहा गया था वो बीने ने कहा था। किसने कहा था? बीने ने कहा था कि जो बुद्धि है वो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, अगर ये चार चीज़ें हैं तो आप कह सकते हो कि बंदे में, किसी भी बच्चे में जो है वो बुद्धि है। बिने क्या कहता है कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि इन चारों में से एक को गायब कर देंगे, कहेंगे कि बिने के अनुसार क्या नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है मैं वही कवर करवा रही हूँ। ठीक है, वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ क्या कहता है कि वुडवर्थ के अनुसार जो बुद्धि है वो कहता है कि चीज़ों को पहचानने की योग्यता, जो चीज़ों को पहचान जाता है, चीज़ों को पहचानने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। अगर हम किसी चीज़ को देख के हम उसे पहचान जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? कि वो बुद्धि है। ठीक है, अब गाल्टन के और टर्मन के अनुसार कहते हैं कि अमूर्त विचारों की योग्यता। अमूर्त क्या होता है? जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें हमारे सामने ही नहीं है और उन चीज़ों को देख के अगर हम कुछ चीज़ें सोचते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। ठीक है ना, किसके अनुसार? गाल्टन के अनुसार। अब थॉर्नडाइक क्या कहता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार कहता है कि सत्य और तथ्य का दृष्टिकोण, तथ्य का दृष्टिकोण ही क्या है? हमारी बुद्धि है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ डेफिनेशंस जो आ सकती हैं, तो आप इनको पहचान लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बुद्धि के प्रकार क्या है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है, किस किस के अनुसार बुद्धि कितने टाइप की हो सकती है। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार क्या क्या है। देखिए, थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि जो है वो 3 प्रकार की है। अभी मैं बता देती हूँ। एक है मूर्त बुद्धि, लिख ही लेते हैं। थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। ठीक है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और तीसरी है सामाजिक बुद्धि। पहले हम बात कर रहे हैं कि थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब हम बात करते हैं कि मूर्त बुद्धि क्या होती है। ठीक है, मूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है जो चीज़ें हमारे सामने होती है, जो चीज़ें सामने होती है उनको देख के अगर हम कुछ सोचते हैं। देखिए, मैं आपको मेन टॉपिक्स हैं लिखवा दूंगी, बाकी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी ताकि मेरे वर्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देना, सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, आपको आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि लिख के करेंगे तो एक क्लास में कंप्लीट टॉपिक करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और टाइम जो है एस्टेट का बहुत ही कम रह गया है। हम विद इन मंथ में चले गए हैं, मंथ के अंदर आ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक्स को कवर करो। अब लिखना बंद करो, टॉपिक्स को रिवाइज करने स्टार्ट कर दो। ठीक है, मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने यांत्रिकी बुद्धि भी कहा है। मूर्त बुद्धि को क्या कहा है? यांत्रिकी बुद्धि।
यांत्रिकी बुद्धि किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। ठीक है। मूर्त बुद्धि कलपुर्जे जो होते, देखो कलपुर्जे जो हो गए, मान लीजिए कोई चीज़ रखी है, मान लीजिए ये जो चीज़ रही, ये हमारे पास फ़ोन है, ठीक है। इस फ़ोन को देख के आप क्या सोच सकते हो? ठीक है, वैसे ये फ़ोन का कवर है, ओके। तो यहाँ से जिन चीज़ों को देख के हम अपना आइडिया लगा लेते हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये मूर्त बुद्धि है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि जो कि हम सोचते हैं, ठीक है ना, जो कल्पनाओं में हम सोचते हैं, इसके बारे में ये हो सकता है, किसी के बारे में ये हो सकता है, जैसे हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी कामनाएं होती हैं, इनसे संबंधित जो बुद्धि होती है उसको हम क्या कहेंगे? अमूर्त बुद्धि कहेंगे। किताबी ज्ञान को भी हम क्या कहेंगे? किताबों में जो ज्ञान है उसको भी हम क्या कहेंगे? अमूर्त बुद्धि में कहेंगे। जैसे कवि लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी अमूर्त बुद्धि से ही कल्पनाओं में खो के अपनी चीज़ों को निकाल लेते हैं, उसमें भी क्या आएगी? अमूर्त बुद्धि आ जाएगी। ठीक है। जैसे मूर्त बुद्धि के एग्जाम्पल देख लीजिए, मैकेनिक हो गया। मूर्त बुद्धि के जो एग्जाम्पल है मैकेनिक, अगर आ जाए तो वो किस में आ जाए? क्योंकि मैकेनिक जो होता है वो सामने रखी चीज़ों को ही ठीक कर सकता है। प्लम्बर हो गया, प्लम्बर, इंजीनियर, सर्जन, मूर्तिकार। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाएंगी? मूर्त बुद्धि में। ठीक है। अब बात करते हैं कि अमूर्त बुद्धि में। अमूर्त बुद्धि में कौन कौन आता है? कवि आ गया, कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? अमूर्त बुद्धि में आ जाएंगे। क्लियर? मूर्त बुद्धि को गैरिट के अनुसार स्थूल बुद्धि भी कहा है। अब देखिए, इसी में ही मैं आपको बता देती हूँ कि गैरिट ने क्या कहा है। गैरिट के अनुसार बुद्धि, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या थी? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। सिर्फ थॉर्नडाइक ने कहा है कि मूर्त बुद्धि को यांत्रिकी बुद्धि कहा है। ठीक है, यही पे चेंज है बस। गैरिट साहब ने क्या कहा है कि मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि कहा है, बस नाम चेंज है और बाकी सब कुछ ही है। स्थूल बुद्धि किसने कहा है? गैरिट ने। और यांत्रिकी बुद्धि किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। बाकी सेम है। अमूर्त बुद्धि भी गैरिट के अनुसार थी, सामाजिक बुद्धि भी गैरिट के अनुसार है। क्लियर? थॉर्नडाइक यांत्रिकी बुद्धि बोलता है और गैरिट स्थूल बुद्धि बोलता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? सामाजिक बुद्धि या सामूहिक बुद्धि जो होती है वो क्या होती है? जैसे समाज सेवा के लोग होते हैं, समाज सेवा करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे? जैसे यह बुद्धि समाज से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे नेता लोग हो गए, व्यावसायिक हो गए, व्यापारी हो गए, समाज सेवी हो गए, वकील हो गए, ठीक है, वकील हो गए, अध्यापक कौन सी उसमें आता है? अध्यापक भी किस में आता है? समाज सेवी में आता है। क्लियर? एक बार क्वेश्चन आया था कि अध्यापक कौन सी बुद्धि में आता है? अध्यापक के कई बच्चे क्या करते हैं कि अमूर्त बुद्धि में आता है। नहीं, अमूर्त बुद्धि में नहीं आता है। अध्यापक जो है सामाजिक बुद्धि में आता है। क्लियर? क्योंकि वो समाज के लिए काम करता है। नेक्स्ट है बुद्धि का मापन। देखिए, ये तो थी बुद्धि। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेती हूँ कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। या थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि को यांत्रिकी बुद्धि बोला है और गैरिट ने अमूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि कहा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि बुद्धि के मापन। बुद्धि के मापन, बुद्धि के मापन। ठीक है, देखिए, अल्फ्रेड बिने ने सन 1905 में क्या किया था? स्केल द्वारा बुद्धि का मापन किया था। किसके द्वारा? स्केल के द्वारा बुद्धि का मापन किया था। स्केल टेस्ट का नाम बीने साइमन स्केल रखा था। तो मेन बात क्या है कि बीने ने 1905 में कौन सा टेस्ट किया था? बीने साइमन स्केल। बस इतना याद रखना है, बीने साइमन स्केल। ठीक है, इस स्केल में कितने क्वेश्चंस रखे थे? प्रश्नों की जो संख्या थी वो 30 थी। ठीक है, कई बार आ जाता है कि बीने साइमन स्केल जो 1905 में बीने ने दिया था उसमें कितने प्रश्न थे? प्रश्न हमारे 30 थे। 30 प्रश्नों को उन्होंने लिया था। ठीक है, मानसिक आयु का जो कंसेप्ट था बीने ने किया और मानसिक आयु शब्द जोड़ते हुए बीने ने, देखिए अब क्या किया भाई, 1905 में बीने साइमन स्केल दे दिया, लेकिन मानसिक आयु शब्द जोड़ दिया इसने। मानसिक आयु शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था? बीने ने यूज किया था। ठीक है, अब बीने ने एक स्केल बनाया और उस स्केल में बीने मानसिक आयु शब्द जोड़ते हुए 1908 में
इसके अपने जो टेस्ट थे, जो मापन किया था बुद्धि का, उसने 1908 में रिवाइज कर दिया। ठीक है, रिवाइज किया तो इस शब्द को बस इतना ही ध्यान रखना है, इसी बिने साइमन स्केल को उसने 1908 में रिवाइज किया बुद्ध मानसिक आयु शब्द को जोड़ते हुए। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 59 प्रश्नों को यूज किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मानसिक बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया था। आईक्यू देख लीजिए, आईक्यू या बुद्धि लब्धि शब्द, बुद्धि लब्धि शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था, किसने दिया था? स्टर्न ने। ठीक है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये, स्टर्न ने सबसे पहले आईक्यू या बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया था? स्टर्न ने। ठीक है, और मेंटल एज का जो फॉर्मूला था वो भी किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। ओके, मानसिक आयु का जो फॉर्मूला था, आईक्यू का जो फॉर्मूला था वो किसने दिया था? जैसे MA/CA। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि MA/CA जो फॉर्मूला दिया था वो तो स्टर्न ने दिया था, लेकिन जो गुना में 100 दिया था वो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। अभी हम जो आईक्यू वाला फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या करते हैं? MA/CA और गुना में 100, और जो ये गुना में 100 दिया था वो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आईक्यू फॉर्मूले में जो 100 गुना में दिया गया है वो किसने दिया है? वो टर्मन ने दिया है। क्लियर? एमी का मतलब होता है मेंटल एज और सीए का मतलब होता है क्रॉनिकल एज। मेंटल एज का मतलब आप बच्चा कौन सी क्लास के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा है, और क्रॉनिकल एज मतलब उसकी वास्तविक आयु क्या है। क्लियर? इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अच्छा, स्टर्न बीने स्केल में 1916 में स्टर्न ने क्या किया था? स्टर्न ने, अब ध्यान दो, स्टर्न ने जो है एक स्टैनफोर्ड बीने स्केल, उसने अपना बस एक बीने के आगे स्टैनफोर्ड लगा दिया। स्टैनफोर्ड बीने स्केल। ठीक है, बीने स्केल एक फॉर्मूले को रिपीट किया, मतलब एक मापन को रिपीट किया। कब? 1916 में, और उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 90। क्लियर? एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। देखिए, बुद्धि मापन जो है बीने ने 1905 में दिया था। ठीक है, क्या नाम था? बीने साइमन स्केल। प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30। मानसिक आयु का शब्द जो है वो किसने दिया था? बीने ने दिया था। कब दिया था? 1908 में दिया था। और एक और मापन इन्होंने रिवाइज किया, मानसिक आयु बीने साइमन स्केल, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 59 थी। ठीक है, आईक्यू या बुद्धि लब्धि शब्द सबसे पहले किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था, जिन्होंने आईक्यू एक फॉर्मूला दिया था MA/CA। लेकिन ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, इससे हम अच्छे से किसी भी आईक्यू को अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। तो स्टर्न ने जो है गुना में 100 दिया, और टर्मन ने गुना में 100, मतलब कंप्लीट। अब जो हम आईक्यू फॉर्मूला निकालते हैं वो क्या है? MA/CA गुना में 100। अब हम बात करते हैं कि स्टर्न ने स्टैनफोर्ड बीने साइमन स्केल निकाला 1916 में। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 90। उम्मीद है क्लास समझ में आ रही होगी। अगर क्लास समझ में आ रही तो चैनल को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और क्लास को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लासेस किस तरीके की लग रही हैं। मैं आपको कंप्लीट साइकोलॉजी की क्लासेस दूंगी यहाँ पे, जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से। कल हम सोशलाइजेशन, जो बच्चे का सोशलाइजेशन है टीचर, पीयर्स एंड पेरेंट्स के साथ बच्चे का किस तरीके से कनेक्शन हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, पेडागोजी के टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये टॉपिक करवा रही हूँ क्योंकि ये कंप्लीट टॉपिक अब की बार ऐड किया है। मतलब पीछे भी था, पीछे का जो टॉपिक था वो मुझे अच्छे से यही दिखाई दिया। एक जीन पियाजे, एक कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये 3 टॉपिक, और एक बुद्धि इन्होंने कंप्लीट दिया है। इसलिए मैं इस सबसे पहले यही टॉपिक लूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसको अगर हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपने पहले कर भी रखा होगा तो आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कल से हम न्यू टॉपिक्स को लेके आएंगे, जो कि न्यू टॉपिक्स इन्होंने ऐड किए हैं, और चेंज हो गया है सिलेबस आपका 50% चेंज हो गया है। आप कह रहे हो ना कि 5-6 टॉपिक ही ऐड किए, मैंने कई टीचर्स के मुँह से सुना है कि 5-6 टॉपिक ऐड है। नहीं भाई, मोस्टली आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। आप न्यू सिलेबस पे ही फोकस करें, ओल्ड सिलेबस को अब ध्यान मत दो। जो आएंगे वो मैं बता दूंगी कि कौन से टॉपिक्स आपके पुराने हैं। पुराने टॉपिक्स को ही हम पहले कवर करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाए और आप अच्छे से कवर करो। हाँ, एक और बात बता देती हूँ, जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है वो हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। आप आराम से 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ओके, देखिए
नाउ अब बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि की तालिका। देखिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। बुद्धि लब्धि की तालिका क्या है? देखिए 140 या इससे अबव, अगर किसी का IQ जो है 140 या उससे ऊपर है तो हम उसको कहेंगे प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक है। अब 120 से 140 अगर आ जाए तो उसको हम कहेंगे उत्कृष्ट या प्रखर बुद्धि, प्रखर बुद्धि। ठीक है। 110 से 120 अगर किसी का IQ है तो उसको हम बोलेंगे त्रिबुद्धि, त्रिबुद्धि। देखिए राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि मेरी राइटिंग ही है जो मेरा वीक पॉइंट है। 90 से 110 फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सामान्य बुद्धि याद करवा दूंगी, बिल्कुल इजी तरीके से याद हो जाएगी, रटने मारने की जरूरत नहीं है। सामान्य बुद्धि एक बार लिख लेती हूँ बस। 70 से 90 के बीच में जो होती है उसे हम बोलेंगे मंद बुद्धि। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम करेंगे। 50 से 70 के बीच में जो बुद्धि है वो क्या है? पिछड़ा बालक है, पिछड़ा बालक। 25 से 50 के बीच में बुद्धि है उसे हम बोलेंगे मूढ़ या मूर्ख, मूढ़ या मूर्ख। ठीक है। अब हम बात करते हैं 25 से कम। 25 से जो कम हो गया उसको बोलेंगे हम जड़ बुद्धि। ओके अब बात करते हैं, देखिए अब हम बात करेंगे कि बुद्धि की तालिका क्या है, इसको याद कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आप सामान्य बुद्धि पे आ जाओ। सामान्य बुद्धि पे, सामान्य बुद्धि कहाँ होती है? जब 90 से 110 के बीच में अगर किसी के बच्चे की IQ है तो वो सामान्य में आता है। अगर 110 से ऊपर चले जाते हो, ठीक है, ऊपर चले जाओगे 110 से 120 त्रिबुद्धि, 120 से 140 प्रखर बुद्धि और 140 से ऊपर अगर हो गई तो वो प्रतिभाशाली बच्चे। देखो याद हो गया ना। सामान्य बुद्धि कहाँ से आएगी? 90 से 110 और 110 से 20 त्रिव बुद्धि, फिर 120 टू 140 प्रखर बुद्धि और 140 से अबव क्या आ जाएगी? प्रतिभाशाली बच्चे। अब हम बात करते हैं फिर से सामान्य पे आ जाएंगे। सामान्य 90 से 110 सामान्य बुद्धि, फिर नीचे अगर हम आएंगे तो नीचे आपके मंद होते चले जाओगे। ठीक है ना। सामान्य से अगर कम होते जाओगे तो मंद में चले जाओगे। ठीक है ना। 70 से 90 आपके मंद बुद्धि आ जाएगी और फिर 70 से 90 अब 70 से भी कम आएगी, मंद से भी पिछड़ जाएगा बच्चा, है ना। 50 से 70 पिछड़ा बालक और 25 से 50 मूढ़ या मूर्ख और 25 से कम तो बिल्कुल जड़, जिसको हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर लेना, आप आराम से याद हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या होते हैं। संपुष्ट कार्यक्रम, संपुष्ट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है भाई, CTET में भी, KVS में भी, मतलब ऐसा कोई टेट एग्जाम नहीं है जी ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। संपुष्ट जो कार्यक्रम है वो कैसे बच्चों को देना चाहिए? वो आपको प्रतिभाशाली बच्चों को देना चाहिए, प्रतिभाशाली बच्चों को संपुष्ट कार्यक्रम देने चाहिए। ठीक है। अब बाल अपराध की तरफ कौन से ज़्यादा बच्चे जाते हैं? जो बाल अपराध की तरफ जाते हैं वो मंद बुद्धि वाले बच्चे जाते हैं। और जो हाथ से हथकरघा जो काम होते हैं, जो हाथ से काम होते हैं, जैसे आपको प्लम्बर का कार्य हो गया, इंजीनियरिंग का कार्य हो गया, मतलब जो आप हाथ से कर सकते हो, हार्डवेयर का जो काम होता है वो मंद बुद्धि वाले बच्चों को आप दे सकते हो ताकि वो अपनी लाइफ को सेट कर सके। ठीक है। ओके अब बात करते हैं IQ शब्द किसने दिया था? डेविएशंस IQ किसने दिया था? देखिए DEV, डेविएशन IQ शब्द किसने दिया था? IQ दिया था स्टर्न ने। ठीक है ना। फॉर्मूला दिया था स्टर्न ने। ठीक है। बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया था? स्टर्न ने। गुणा में 100 दिया था टर्मन ने। लेकिन डेविएशंस IQ दिया था वेस्लर ने। इसको याद रख लेना, वेस्लर ने जो है डेविएक्यू IQ दिया था। अब बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है, एक बात ध्यान कर लो कि क्या क्या विशेषताएं होती है। बुद्धि की जो विशेषताएं हैं, बुद्धि क्या होती है कि बुद्धि जन्मजात होती है एक तो। ठीक है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि जन्मजात होती है।
अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम देख ही नहीं सकते हैं उन चीज़ों का हम अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। सीख सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। देखो, चीज़ों को अगर हम सीखेंगे तो हमारे अंदर सीखने की योग्यता जो होगी वो क्या होगी, बुद्धि दर्शाएगी, ठीक है ना। अब परिस्थितियों, कोई भी मान लीजिए एकदम से हमारे सामने कठिन परिस्थिति आ जाए और उन परिस्थितियों को अगर हम संभाल लें तो वो भी क्या होती है, बुद्धिमान इंसान होता है। कठिन परिस्थितियों में जो बंदा हार मान लेता है वो बुद्धिमान होगा क्या। टाइम, परिस्थितियाँ कठिन जो कुछ टाइम के लिए होती है और वो चली जाती है। अगर उस टाइम में इंसान संभल जाता है तो वो बुद्धिमान ही है, क्योंकि लाइफ फिर से सेट हो सकती है। अगर ओके, जातीय, सांस्कृतिक, प्राकृतिक पोषण और एक्सतेज बुद्धि जीवन भर चलती रहती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत क्या है, ठीक है। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत क्या क्या है। देखो, फर्स्ट है एक कारक सिद्धांत। एक भी आपको आज अगर आपने कंप्लीट क्लास देख ली ना, बुद्धि से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। सारे सिद्धांत याद हो जाएंगे। मापन हो गया है, बुद्धि की तालिका हो गई है, बुद्धि क्या होता है, डेफिनेशन हमने कवर करा दी है, और सारे बुद्धि के सिद्धांत आज मैं आपको याद करा के जाऊँगी। देखिए, फर्स्ट है आपका एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने। सबसे पहले काम जो होता है वो कौन करता है बुद्धि में, बिने ही करता है। राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। एक कारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसे एक कारक, देखो जो एक चीज़ होती है जो यूनिक होती है उसको हम तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है अखंड बुद्धि, अविभाजित, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य इकाई, ठीक है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जो अखंड होती है, इसका दूसरा नाम है ये, ठीक है। किसने दिया है ये, अल्फ्रेड बिने ने दिया है। फिर सेकंड है आपका द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने जो है वो द्विकारक सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत को जीएस फैक्टर भी बोलते हैं। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, जीएस फैक्टर। जी से जर्नल और एस से स्पेसिफिक, जर्नल स्पेसिफिक फैक्टर भी कहते हैं। सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। सामान्य जो चीज़ें होती हैं वो जन्मजात होती हैं, और जो एस है, कई एक बार क्वेश्चन आया था, जो एस है, स्पेसिफिक है, उसको हम अर्जित करेंगे, वातावरण से नहीं मिलेगा, हम वातावरण से उसको क्या करेंगे, अर्जित करेंगे। एक बार क्वेश्चन आया था कि स्पीयरमैन के अनुसार जो एस फैक्टर है वो क्या है, जो चीज़ें हम अर्जित करते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम पाते हैं चीज़ों को, उनको हम क्या कहेंगे, अर्जित करना, ठीक है। और जी फैक्टर जो है वो जनरल फैक्टर है, सामान्य फैक्टर है, ठीक है ना। ये जन्मजात है, ये बिल्कुल जन्मजात है। जो जन्म से हमारे पास योग्यताएं होती है उसको हम क्या कहेंगे, जीएस फैक्टर। क्लियर, उम्मीदें समझ में आ गया होगा। अब इसी में ही लिख देती हूँ कि द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने कहा था। अब स्पीयरमैन क्या कहते हैं, भाई मुझे ना दो कारकों से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, मैं एक कारक और लेके आऊँगा जो इन दोनों के बीच की कड़ी बनाता है ना, उसने एक और कारक ऐड कर दिया। तो जब हम द्वि में एक और करेंगे तो त्रिकारक हो गया ना, तो जो तीसरा कारक है त्रिकारक है। त्रिकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, और उन्होंने एक बीच का कारक निकाला था जो इन दोनों के बीच को जोड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत क्या किसने दिया था, आर.बी. कैटल ने। देखिएगा, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल से इन्होंने क्या लिया है, ये किसने दिया था, आर.बी. कैटल ने। आर.बी. कैटल ने क्या दिया था, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। तरल है आपका वंशानुक्रम, वंशानुक्रम मतलब जो वंश से हमें मिलता है, और ठोस क्या है आपका, वातावरण, जो हम वातावरण से चीज़ों को अर्जित करते हैं, चीज़ों को पाते हैं, जो वातावरण से सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये था फोर्थ, और फिफ्थ है आपका ए और बी, ए और बी, और इसको बोलते हैं ए और बै, ए और बै।
इसी सिद्धांत को बोलते हैं कै और खे, कै और खे। और जो ये इस सिद्धांत को किसने दिया था, हैब ने दिया था। इसको सिर्फ नाम याद रख लो, कई बार आ जाता है कि ए और बे किसे दिया था। अब ए और कै, ये इसको हम बोलेंगे जन्मजात, जन्मजात या फिर वंशानुक्रम, वंशानुक्रम। और बैक है और बी जो है वो है वातावरण। क्लियर। नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत। सिक्स्थ आपका क्या है, समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, स्टर्न ने। ओके सॉरी, समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने, थर्स्टन ने क्या दिया था, समूह कारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये कहता है कि जो बुद्धि होती है वो बहुत सारे समूह से मिलकर बनती है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से कराऊंगी कि समूह कारक सिद्धांत जो पीएम में दी थी, बुद्धि में कुछ प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं पीएम में। ठीक है ना, 7 पीएम में दी थी, वो किसने दी थी, थर्स्टन ने दी थी 7 पीएम में। ठीक है ना, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी थी। इन्हीं को मिला के इन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया है बुद्धि का। क्लियर, किसने दिया है, थर्स्टन ने। वो कौन सी है, देखिए फर्स्ट है अंकिंग। वो कहते हैं कि अगर आपको अंकों का योग है, अंकों का ज्ञान है, तो आप क्या, आपके अंदर क्या है, बुद्धि है। सेकंड वो कहते हैं कि तार्किक, अगर आप तर्क वितर्क कर सकते हो, बहसबाजी कर सकते हो, तो आपके अंदर क्या है, बुद्धि है। स्थानीकरण, स्थानीकरण होता है कि आपको स्थानों का ज्ञान है, क्या जगहों को, अलग अलग जगहों का ज्ञान है, तो आपको स्थानीकरण बुद्धि आएगी। स्मृति, आप कुछ चीज़ों को याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, आपकी योग्यता कितनी है याद रखने की, स्मृति आएगी। फिर आता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि आपके सामने जो चीज़ें होती हैं उसको किस तरीके से स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो, किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो, होता है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, फिर आता है शब्द योग्यता। शब्द योग्यता, आपके अंदर शब्द योग्यता क्या है, किस तरीके से आप बोल सकते हो, आप बोल भी सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, वो शब्द योग्यता किस तरीके की है, तो वो होती है शब्द योग्यता। ठीक है, फिर बात आती है वाक योग्यता। आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जब साइकोलॉजी में आप विकार पढ़ेंगे ना, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोल नहीं सकते, फिर कहते हैं कि बोल तो सकते, दूसरों को समझा नहीं सकते, वो स्पीच नहीं दे सकते। तो अगर आप अच्छे से बोल सकते हो, समझा सकते हो, तो वो क्या आ जाएगी, आपकी वाक योग्यता। क्लियर, तो ये थी 7 PM में। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि 7 PM में किसने दी है, थर्स्टन ने दी है। और समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, थर्स्टन ने दिया है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डन ने, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ओके, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार जो है एनसीईआरटी में, देखो बहुबुद्धि, आपको दिख रहा है कि बहुत सारी बुद्धि उन्होंने दी होंगी, तो एनसीईआरटी के अनुसार जो अगर आपके आ जाए कि हार्वर्ड गार्डन ने कितनी बुद्धि दी है, तो एनसीईआरटी के अनुसार, लिखना भी भूल गए भाई, एनसीईआरटी के अनुसार 8 बुद्धि। अगर मूल बुद्धि बोल दे तो 7 है। कितनी है, 7। शुरू में इन्होंने कितनी दी थी, 7। एनसीईआरटी के अनुसार 8। और जो फिलहाल है अब बुद्धि, वो है उसकी 9। ठीक है, अगर आ जाए एनसीईआरटी के अनुसार हार्वर्ड गार्डन की कितनी बुद्धि है, 8। अगर आ जाए मूल बुद्धि कितनी दी है, 7। और अभी फिलहाल उसने, मतलब इस मूल बुद्धि देने के बाद इन्होंने 2 बुद्धि और ऐड की है। ठीक है ना, फिलहाल कितनी है, 9 बुद्धि है। कौन सी है, उन पर बात करते हैं। देखिए, मूल रूप से बुद्धि दी थी 7। इन बातों को याद रखना, आती हैं बहुत बार, आपको ऑप्शन सारे मिलेंगे 7, 8, 9, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इन चीज़ों को भी कवर कर लो। क्यों, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल रूप से बुद्धि कितने दी थी, मूल रूप से बुद्धि दी थी 7। एनसीईआरटी के अनुसार कितनी है, 8। और फिलहाल कितनी है, 9। क्लियर, देखिएगा कौन सी है। नंबर 1 है आंकिक तार्किक बुद्धि, आंकिक तार्किक बुद्धि। आंकिक तार्किक होता है कि जो मैथ रीजनिंग से संबंधित चीज़ें होती हैं, अगर आपको आती हैं तो आपको आंकिक तार्किक का ज्ञान है। ठीक है, सेकंड बुद्धि है भाष्य बुद्धि,
भाषीय बुद्धि। ठीक है, भाषीय बुद्धि में क्या आता है, जैसे कवि लोग हो गए, साहित्यकार हो गए, साहित्यकार शब्दकोश बनाने वाले, ठीक है ना, वकील हो गया, वकील के पास भी क्या होती है, भाषी बुद्धि, भंडार बड़ा है ना। ओके, नेक्स्ट है अध्यापक हो गया। अध्यापक अगर बोलेगा ही नहीं तो क्या पढ़ाएगा आप लोगों को, तो उसके पास तो भाषी बुद्धि होगी। थर्ड आता है कि संगीतज्ञ बुद्धि, जिसको संगीत का ज्ञान है, संगीतज्ञ बुद्धि, जिसको संगीत का ज्ञान है, ठीक है, संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि में क्या आता है कि ये शरीर से रिलेटेड है, दिख भी रहा होगा, जैसे योगासन करने वाले हो गए, पायलट हो गया, नर्तकी हो गई, सर्जन हो गया, शल्य चिकित्सक हो गया, ठीक है। तो सारे के सारे किस में आ गए, आपके शारीरिक गतिक बुद्धि में। अब आता है दैट इज इम्पोर्टेंट, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, व्यक्तिक बुद्धि। दूसरी और लिख लेती हूँ क्योंकि इन दोनों को मैं कोरिलेट करूँगी। अंतःप्रा बुद्धि, अंतःप्रा बुद्धि, ठीक है। देखिए, अंतःव्यक्तिगत, व्यक्तिगत आ गया मतलब खुद से ही रिलेटेड, जो खुद में ही अपने आप में ही समाये रहते हैं, स्वयं के लिए सोचते हैं, जो खुद में ही गुम रहते हैं, इसको अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि होती है। अंतरा, एक अंतरा नाम की लड़की होती है, पहले नाटक आता था उसमें देखते होंगे, आपने देखा होगा, तो वो क्या होती थी, अपने आप में ही गुम रहने वाली लड़की होती, तो अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि बोलते, अंत व्यक्तिगत बुद्धि बोलते, तो उसको बोलेंगे जो खुद के बारे में सोचते हैं, सेल्फिश लोग जो होते हैं, अपने अपने बारे में सोच रहे होते हैं। अंतरा व्यक्तिगत या अंत व्यक्तिगत। अब अंतःप्रा मतलब दूसरे, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जैसे सामाजिक बुद्धि से रिलेटेड कर लो आप, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसको बोलेंगे अंतःप्रा बुद्धि। क्लियर। फिर आता है सेवंथ आ गया स्थानिक बुद्धि, स्थानिक, जिनको हमें स्थानों का ज्ञान है, ठीक है। फिर आता है एट्थ है अस्तित्ववादी प्राकृतिक बुद्धि। प्रकृतिवादी बोल दो या प्राकृतिक बुद्धि बोल दो, जो प्रकृति से रिलेटेड हो गया, जैसे जानवरों से, पेड़ पौधों से, मतलब जो प्रकृति से रिलेटेड जो बुद्धि आती है, कि लोग ऐसे होते हैं कि घूमना फिरना, नेचर से जुड़ाव, तो आते प्रकृतिवादी भी। फिर आता है 9th अस्तित्ववादी, और जो प्रकृतिवादी जो बुद्धि है 1998 में इन्होंने ऐड की थी, मूल रूप से कितनी थी, 7 थी, 1998 में एक और नई बुद्धि लेके आए हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि। फिर आता है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी जो बुद्धि होती है वो होती है, जैसे अपने कुछ लोग ऐसे नहीं होते कि हाथ दिखाओ, हाथ दिखाने के बाद आपके रेखाएं देख के बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या था, जो ढोंगी बाबा लगा लो, कुछ भी लगा लो, आप समझो अपनी, मैं किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन जो जैसे समझना चाहिए मैं आपको वैसे तरीके से आपको बताना, समझ गए आप, इतने समझदार हो, उन लोगों को बोलेंगे हम अस्तित्ववादी बुद्धि। क्लियर। देखिए एक बार फिर फटाफट देख लीजिएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डन की बहुबुद्धि सिद्धांत मूल रूप से 7 बुद्धि दी थी, एनसीईआरटी के अनुसार 8 बुद्धि थी, और फिलहाल कितनी है, 9 है। आंकिक तार्किक बुद्धि, भाषीय बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंत व्यक्तिगत बुद्धि या अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, अंतःप्रा बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, प्रकृतिवादी या प्राकृतिक बुद्धि, और अस्तित्ववादी बुद्धि। क्लियर। ये सारी की सारी बुद्धि का किस में है, ये जो अस्तित्ववादी बुद्धि थी ये 2000 में ऐड की थी, ठीक है, और ये 1998 में ऐड की थी। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत। देखिए बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। एक है बहुबुद्धि सिद्धांत, एक है बहुकारक सिद्धांत। बहुबुद्धि किसने दिया, एक है समूह कारक सिद्धांत। अब इनको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, समूह कारक किसने दिया, थर्स्टन ने, बहुबुद्धि किसने दिया, गार्डन ने, और समूह का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। अब हम बात करते हैं 8th बुद्धि हम करा रहे हैं, बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। इन्होंने CAVD का मॉडल दिया।
अब ऐसे इसमें भी बोल सकते हो कि जो थोरनडाइक ने कौन सा मॉडल दिया था, CAVD। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है। CAVD का मतलब क्या है, ठीक है। C से क्या है, देखो D से डायरेक्शन टू ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्शन को समझना, बस लिखूंगी नहीं, समझ लो, डायरेक्शंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। V से वोकेबलरी, शब्दकोश, मतलब जिसको डायरेक्शंस का ज्ञान है, जिसको वोकेबलरी है, बोल सकते हैं, शब्द भंडार है, उसको क्या है, उसमें बुद्धि है। तीसरा आता है A से अर्थमेटिक, ठीक है, जैसे अंकों का ज्ञान है, गणित का ज्ञान है, उसको बोलेंगे अर्थमेटिक, ठीक है। C से कंप्लेसन परमाणुवादी सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। D से डायरेक्शन, V से वोकेबलरी, A से अर्थमेटिक और C से कंप्लेसेंस, और इसमें क्या आ जाएगा, परमाणुवादी सिद्धांत भी इसको C को बोलते हैं। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बालू के ढेर से तुलना की गई है। देखिए थोरनडाइक ने बहुकारक सिद्धांत को, जो बुद्धि है उसको किसके ढेर से तुलना की है, बालू के ढेर से। किससे, बालू के ढेर से। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि बालू के ढेर से बुद्धि का किसने तुलना की है, थोरनडाइक ने तुलना की है। क्लियर, ओके। हावर्ड गार्डनर की एक बुक थी मल्टी इंटेलिजेंस 1983 में आई थी, ये याद रख लेना भाई। फिर है 9 प्रतिदर्श या न्यायदर्श का सिद्धांत। सिर्फ अब जो लिखोगे वो सिर्फ नाम नाम याद करने हैं आपको, ठीक है। प्रतिदर्श या न्यायदर्श का सिद्धांत। PDF जो है मैं आपको, अच्छा चलो मैं एक बात बताती हूँ। ओजस्वी एकेडमी चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, लिंक भी मैं सेंड कर दूंगी, लेकिन आप वैसे भी शेयर कर सकते हो, आप इसको सर्च कर लेना ओजस्वी एकेडमी चैनल, ठीक है। इसमें आप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैं इसकी PDF को, स्टेट से रिलेटेड जो भी हम क्लासेस लेंगे उन सभी की PDF को मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, न्यायदर्श या प्रतिदर्श या न्यायदर्श का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमसन ने किसका सिद्धांत दिया था, न्यायदर्श या प्रतिदर्श का। 10 आती है वर्गानुक्रम का सिद्धांत, वर्गानुक्रम या वर्ग घटक का सिद्धांत किसने दिया था, बार्ट एवं बर्नर ने किसका सिद्धांत दिया था, वर्गानुक्रम या वर्ग घटक का सिद्धांत। नेक्स्ट है त्रिआयामीय बुद्धि सिद्धांत। अच्छा ये थोड़ी सी बड़ी सिद्धांत है, इसको थोड़ा डिटेल में करें, ठीक है। त्रिआयामीय बुद्धि, देखो त्रिकारक, त्रितंत्र, त्रिआयामी, ये त्रि से बहुत है, लेकिन आज ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि अब मैं फिर से, देखो कई बार क्या होता है कि टाइम नहीं लग पाता है, फिर क्या होता है कि उस टॉपिक को हम भूल जाते हैं। अब मान लो कि मैं कल क्लास नहीं बना पाई तो मैं इस बुद्धि में जो टॉपिक रह गया ना तो हम उसको भूल जाएंगे। मैं फिर न्यू टॉपिक की क्लास बनाऊंगी, तो आपका इस टॉपिक पे जो भी है ना आज टॉपिक, आज इसको कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक ही रह गया, अब ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट है उसी को डिटेल में करवा देंगे। त्रिआयामीय सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत चल रहा है, ये त्रिआयामीय सिद्धांत दिया था JP गिलफोर्ड ने क्या दिया था, सन 1967 में। JP गिलफोर्ड ने 1967 में त्रिआयामीय सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके अनुसार बुद्धि के 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं, 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम कौन से होते हैं, जैसे मान लिया कि हमारे अंदर जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो अगर हमारे पास कुछ विषय वस्तु है, कुछ इंडेक्स है, उसी को देख के हम आइडिया लगाएंगे हमें ज़िंदगी में करना क्या है। तो सबसे पहले है इंडेक्स होना ज़रूरी है। फिर सेकंड है, उस इंडेक्स के बाद हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होना चाहिए। हम किसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे तभी काम करेंगे ना, जब कुछ चीज़ होगी। तो इंडेक्स तो हमें मिल गया, लेकिन उसके ऊपर वर्क करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रोसेस या क्या हो जाएगी, ऑपरेशंस, और उसको हम हिंदी में बोलेंगे संक्रिया। हिंदी में आ जाता है कई बार, इंग्लिश में तो समझ जाओगे, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे हम प्रोसेस या ऑपरेशंस, ठीक है।
इंडेक्स को बोलेंगे हम विषय वस्तु, विषय वस्तु। ठीक है, फिर आता है भाई संक्रिया हमने कर दी, सही है या गलत है, उत्पाद तो बाद में ही मचेगा। ठीक है ना, उत्पाद या फिर क्या होता है प्रोडक्ट या रिजल्ट। उत्पाद हिंदी में है उत्पाद, हम रिजल्ट जब कुछ काम करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा, है ना। देखिए अच्छे से समझाती हूँ। देखिए त्रिआयामी सिद्धांत कितने दिया था, जेपी गिलफोर्ड 1967 में। इंडेक्स, हमें इंडेक्स मिल गया है अस्टेट का पेपर। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब हम एग्ज़ाम देने के बाद किसकी वेट करेंगे, रिजल्ट का वेट करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्पाद। क्लियर, समझ में आ गया। 3 चीज़ें हैं क्या, इंडेक्स, संक्रिया, उत्पाद। इंडेक्स, प्रोसेस, रिजल्ट। सही याद हो गया। तो कई बार क्या आता है कि ये बोल देंगे जेपी गिलफोर्ड के अनुसार कौन सा आवाम नहीं है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा आवाम है, इंडेक्स, प्रोसेस, उत्पाद। ओके, डिब्बे की आकृति में बुद्धि का सिद्धांत भी इसी ने क्या किया है, डिब्बे की आकृति का बुद्धि का सिद्धांत दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने ही डिब्बे की आकृति का सिद्धांत दिया है। डिब्बे की आकृति का बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने। क्लियर। बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल सिद्धांत भी, क्योंकि इसने जो है मॉडल के रूप में इस सिद्धांत को दिया है, तो बुद्धि का संरचनात्मक इसी के ही नाम बदल दिए इन्होंने, मॉडल सिद्धांत भी किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो इंडेक्स है, इसी में ही आ जाओ। इंडेक्स है उसमें इसने 4 स्टेप दिए, पहले याद रखो बस। कौन से ये याद रखने नहीं है, पहले याद तो हो जाए कि क्या है। इंडेक्स में इन्होंने 4 स्टेप दिए हैं। अच्छा, संक्रिया में इन्होंने 5 स्टेप दिए, ठीक है, और उत्पाद में इन्होंने 6 स्टेप दिए। 4, 5 और 6। इंडेक्स में कितने स्टेप दिए, 4। उत्पाद में कितने दिए, 5। और रिजल्ट में कितने दे दिए, 6 स्टेप। टोटल कितने हो गए इन सबकी, क्या कर दो, गुणा कर दो। तो इसके अनुसार बुद्धि के जो तत्व हैं वो कितने हो गए, बुद्धि के जो तत्व हो गए 4 गुणा 5 गुणा 6 इक्वल टू कितना हो गया, 120। तो अगर आपसे पूछते कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो उस टाइम पे कितने थे, 120। और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में आपके हैं 180। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि वर्तमान में मूल रूप से कितने हैं, 120। कितने थे, 4, 5 और 6, उसकी गुणा कर देनी है। क्या है ये याद नहीं रखने, अगर मैं क्या है भी करवाने लगी तो आप उलझ जाओगे। ठीक है, उलझना नहीं है, हमें सिर्फ मेन चीज़ों को उठाना है। और मेन नहीं है, मैं डिटेल में करवा रही हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका। और वर्तमान में आपके बुद्धि के तत्व कितने हैं, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार 180 है। और अगर ऐसे पूछ ले वर्तमान में 180, ठीक है, अगर ऐसे पूछ ले कि कितने थे, मूल रूप से कितने थे, तो 120। क्लियर, ओके। अब आता है त्रिस्तरीय मॉडल सिद्धांत, त्रिस्तरीय मॉडल। ओके, रिवाइज करवा दूंगी लास्ट में। त्रिस्तरीय मॉडल सिद्धांत किसने दिया था, कैरोल ने दिया था। कैरोल ने क्या दिया था, त्रिस्तरीय मॉडल सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके भी कितने स्त्री हैं, तो मतलब 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं, 3 हैं। ओके, इसने जो है 1935 से लेके 1980 तक एक मतलब बुद्धि के ऊपर विश्लेषण किया था। ठीक है, फिर जाके इन्होंने 3 स्तर निकाले हैं, बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी है। देखो तो एक आता है संकीर्ण, फर्स्ट है आपका संकीर्ण सत्र। ठीक है, फिर आता है आपका विस्तृत स्तर, ठीक है, फिर आता है आपका सामान्य स्तर, ठीक है। अब देखो संकीर्ण स्तर, जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं ना, उनकी छोटी ही सोच होती है। संकीर्ण का मतलब क्या था, छोटा। ठीक है ना, ऐसे नहीं कहते 70 डाल का रोग रही है ना, अपने हरियाणा में क्या कहते हैं, 70 डाल के लोग हैं, 70 डाल की सोच से, है ना। तो संकीर्ण स्तर में कितनी बुद्धि पाई गई है, 70 संज्ञानात्मक क्षमताएं पाई गई है। ठीक है, कितने टाइप के लोग हैं हरियाणा में 70 डाल के लोग रहे हैं, 70 बातें लोग रहे हैं, कहते नहीं है क्या, कहते ना। तो ये 70 डाल के लोग के ही संकीर्ण सोच वाले लोग हैं, जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अब नहीं बोलोगे आप शायद, संकीर्ण स्तर में क्या आ जाएगा, 70।
ठीक है। नेक्स्ट है विस्तृत। विस्तृत में क्या होता है कि विस्तृत जिसकी सोच विस्तृत होगी, जो बोल्ड सोच के होंगे, उनकी जो सोचने की क्षमता होगी ना वो भी एक यूनिक तरीके की होगी। तो उसमें कितने स्तर आ जाएंगे? 8 स्तर आ जाएंगे। ठीक है। फिर आते हैं सामान्य फैक्टर। सामान्य फैक्टर में जीएस फैक्टर लगा लीजिए, जी फैक्टर बोल दीजिए। जी फैक्टर मतलब जर्नल, जो जर्नल लोग आप सोचते हो अपने काम से काम रखते हैं, किसी से और से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा? जर्नल सीधा। फिर आता है त्रितंत्र सिद्धांत। 13 आ गया आपका त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत। ओके, त्रितंत्र सिद्धांत कितने दिया था? स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग ने क्या दिया था? त्रितंत्र सिद्धांत। इनकी एक बुक आई है स्टर्नबर्ग की, बियॉन्ड आईक्यू। बियॉन्ड आईक्यू। ठीक है, इसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी के रूप में काम किया है। ठीक है, इसके जो 3 तंत्र हैं वो कौन से हैं? बस इतना याद रखना है कि इनकी कौन सी बुक है। बियॉन्ड आईक्यू जो है इनकी बुक है। अब पूछ लेंगे कि बियॉन्ड आईक्यू किसकी बुक है? स्टर्नबर्ग की है। ठीक है, किसके हैं 3 तंत्र? स्टर्नबर्ग के। स्टर्नबर्ग के 3 तंत्र कौन से हैं? एक है विश्लेषणात्मक, आप चीज़ों को किस तरीके से विश्लेषण करते हो, किस तरीके से आप देखते हो। ठीक है, ओके, विश्लेषणात्मक लिख लो पूरा ही। फिर आता है सृजनात्मक, सर्जनकारी कार, आप किस तरीके से उस क्रिएटिव है, किसी चीज़ को देख के आप क्या सोचते हो, किस तरीके का विश्लेषण निकालते हो। फिर आपकी क्रिएटिव सोच किस तरीके से कोई चीज़ आपको दे दे तो उसका निर्माण, आप उसका यूज किस तरीके से करोगे, तो क्या आ जाएगा? सृजनात्मक। ठीक है, फिर आता है व्यवहारिक बुद्धि। तीसरा है व्यवहार, आप समाज में किस तरीका व्यवहार करते हो वो आपका दिखाएगा तंत्र में। क्लियर? ये तो ईजी है बिल्कुल। ओके, देखिए स्टर्नबर्ग ने क्या दिया है? त्रितंत्र दिए हैं। बियॉन्ड आईक्यू उनकी बुक है। 3 स्तर दिए हैं, 3 तंत्र दिए हैं, एक विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। ठीक है, अब स्टर्नबर्ग के द्वारा कितने घटक दिए हैं? अब मैं ना इनमें नहीं उलझाऊंगी आपको, क्योंकि अगर मैं इनमें उलझा दूंगी तो आप सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, अगर जरूरत हुई तो मैं बाद में लेके आऊँगी इन चीज़ों को। ठीक है, फिर आता है 14 बुद्धि का पास मॉडल। बुद्धि का पास मॉडल। बुद्धि का जो पास मॉडल है वो दिया था जेपी दास ने। जेपी दास और किरवी ने क्या दिया था? 1994 में बुद्धि का पास मॉडल दिया था। पास मॉडल। अब इसके 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप है इसके? 4 स्टेप है। याद रख लो, पास, PAAS, पास, यही तो दिया था, इसी को तो बोलेंगे पास मॉडल। अब देखिए, पास से क्या आ जाएगा? P से आ जाएगा आपका प्लानिंग। अच्छा, AAS नहीं, PASS। ठीक है, P से आ जाएगा प्लानिंग, आप किस तरीके से किसी भी आप काम का किस तरीके से प्लानिंग करते हो। फिर आता है अटेंशन, आप कितना अटेंटिव रहते हो, कितने सतर्क रहते हो अपने काम के प्रति। फिर आता है साइमल्टेनियस, समकालीन जिसको बोलेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियस, ये इसको बोलेंगे हम समकालीन। ठीक है, फिर आता है सक्सेसिव, किस तरीके से उस काम को आप प्रोसेस में लेते हो। ठीक है, देखिए पास मॉडल किसने दिया था? जेपी दास और किरवी ने 1994 में। P से प्लानिंग, A से अटेंटिव, S से साइमल्टेनियस और S से सक्सेसिव। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बुद्धि मापन की विधियाँ कौन सी देख लीजिए, लास्ट टॉपिक है बस। आप बुद्धि मापन की विधियाँ देखिए, बुद्धि मापन की 2 विधियाँ हैं। कौन सी? एक है व्यक्तिगत बुद्धि, दूसरी है सामूहिक बुद्धि। ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि में क्या आ जाएगा? जैसे व्यक्तिगत बुद्धि, जैसे आपका किसी का इंटरव्यू लेते हो, ठीक है ना, तो एक ही बंदे का लेते हो ना, किसी मतलब ग्रुप में तो आप इंटरव्यू लोगे नहीं, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगी? व्यक्तिगत बुद्धि आ जाएगी। अब व्यक्तिगत बुद्धि भी कितने प्रकार की है? पहले मैं व्यक्तिगत में ही लेके आती हूँ। व्यक्तिगत बुद्धि भी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है
भाषिक या शाब्दिक, और अभाषिक, भाषिक अभाषिक, बस इतना याद रखो, भाषिक अभाषिक, शाब्दिक या अशाब्दिक। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसमें कौन से मापन थे, देखो बुद्धि के मापन व्यक्तिगत सामूहिक, व्यक्तिगत में भाषिक अभाषिक, शाब्दिक अशाब्दिक। ठीक है, इसमें कौन से मापन थे, फर्स्ट था बीने साइमन स्केल, बीने साइमन स्केल। ठीक है, ओके, ये टर्मन मैरिल आद्र परीक्षण है। ओके, स्टैनफोर्ड स्केल, बस इतना याद रखो कौन से स्केल हैं। बीने साइमन स्केल एक था, स्टैनफोर्ड बीन स्केल। स्टैनफोर्ड स्केल किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अभाषिक, व्यक्तिगत भाषिक में कौन से थे, बीने साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड स्केल। नेक्स्ट है अभाषिक, व्यक्तिगत अभाषिक, व्यक्तिगत अभाषिक में आ जाएगा आपका वेस्लर वैल्यू टेस्ट, पोर्टियस वैल्यू टेस्ट। ठीक है, याद रख लेना इनको, आते हैं ये, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, भूल भुलैया टेस्ट। ठीक है, देखो भूल भुलैया कैसे याद रहेगा, अरे भाई अभाषिक है, अभाषिक है तो लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तो हम भूल जाएंगे, है ना। तो पोर्टियस भूल भुलैया, वेस्लर वैल्यू टेस्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, बोलना नहीं है, करके दिखाना है। ठीक है, या फिर आ जाएगा संगुइन फॉरम बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, संगुइन फॉर्म बोर्ड में क्या होता है, जैसे आपको कोई आकृति दे देंगे, उस आकृतियों को देख के आपको बताना है कि किस तरीके से आपका, आकृतियों को देख के आपका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, फिर आता है सामूहिक, जो ये सामूहिक है हम इसको कर रहे हैं। सामूहिक बुद्धि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, सामूहिक मापन जो है वो भी दो प्रकार का है, एक है भाषिक अभाषिक, भाषिक अभाषिक। ठीक है, या क्या है, शाब्दिक अशाब्दिक। ठीक है, भाषिक में क्या आ जाएगा, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा, मैथ वाले समझ जाओ, अल्फा टेस्ट। ठीक है, सामूहिक आर्मी से लग ही रहा है कि आर्मी जो होती समूह में होती है, समझ जाओगे आप, आर्मी अल्फा टेस्ट जो होगा भाषिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्मी सामान्य टेस्ट, आर्मी सामान्य टेस्ट। ठीक है, तो ये है आपके सामूहिक भाषिक टेस्ट, आर्मी अल्फा, आर्मी सामान्य। नेक्स्ट है सामूहिक अभाषिक टेस्ट, सामूहिक अभाषिक में क्या आ जाएगा, आर्मी बीटा टेस्ट, अल्फा बीटा, है ना, तो बीटा जो हो जाएगा आर्मी बीटा टेस्ट। सेकंड शिकागो परीक्षण, शिकागो परीक्षण। नेक्स्ट है रेवेन का प्रोग्रेसिव टेस्ट, रेवेन का प्रोग्रेसिव टेस्ट। और फिर दिव्य, अच्छा ओके, समझो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ। बुद्धि के मापन की विधियाँ कौन सी हैं, दो विधियाँ हैं, व्यक्तिगत सामूहिक। व्यक्तिगत में क्या आ जाएगा, भाषिक अभाषिक। भाषिक में क्या आ जाएगा, अब देखिए भाषिक में है बीने साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड स्केल। व्यक्तिगत अभाषिक में वेस्लर वैल्यू टेस्ट, पोर्टिस बुलबुलिया और संगुइन फॉर्म बॉर्डर। संगुइन फॉर्म बॉर्डर क्या होता है, आपको कोई पिक्चर देगा, पिक्चर देख के आपका परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है सामूहिक टेस्ट। सामूहिक टेस्ट में वही भाषिक अभाषिक, शाब्दिक अशाब्दिक। भाषिक में क्या आ जाएगा, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी सामान्य टेस्ट। ठीक है, फिर अभाषिक अशाब्दिक में क्या आ जाएगा, आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो पोर्टियस। और शिकागो परीक्षण जो है विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, और रेवेन का प्रोग्रेसिव टेस्ट भी कौन सा है, सामूहिक टेस्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बुद्धि के निष्पादन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है। जो निष्पादन टेस्ट होता है ना बुद्धि का, निष्पादन टेस्ट
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो निष्पादन टेस्ट किसके लिए है, बुद्धि के लिए। निष्पादन टेस्ट जो है वो दिव्यांग छात्रों के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए किया जाता है। दिव्यांग छात्रों के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, निष्पादन टेस्ट। ठीक है, ओके। बस थोड़ा सा और रह गया है, बस खत्म कहानी बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, छोटी सी बात है, बीने का जो स्केल है वो 3 बार रिवाइज हुआ था। बीने का जो स्केल है वो कितनी बार रिवाइज हुआ था, बीने साइमन स्केल का जो स्केल है वो कितनी बार रिवाइज हुआ था, 3 बार रिवाइज हुआ था। सबसे पहले 1905 में, मैंने बताया भी था, ये जो 1905 में स्केल आया था वो 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यूज किया गया था। फिर 1908 में इन्होंने फिर से एक स्केल बनाया बुद्धि के लिए ही, ये जो है 3 से लेके 13 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया गया था दूसरी बार। एंड 1911 में तीसरी बार फिर से प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात बता दूं, बीने ने जो अपना स्केल बनाया था, बीने स्केल 1905 में 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, उसमें जो पद थे या फिर जो क्वेश्चन थे वो कितने थे, 30 क्वेश्चन थे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दूसरी बार 1908 में कितने क्वेश्चन थे, 59 क्वेश्चन थे। तीसरी बार पर्टिकुलर बच्चों की एज नहीं दे रखी है, लेकिन उन्होंने पद दे रखे कि कितने क्वेश्चन थे आपके, 59 क्वेश्चन ही थे। पद बोल दीजिए या क्वेश्चन बोल दीजिए। ठीक है, अब आता है स्टैनफोर्ड स्केल। स्टैनफोर्ड में कितने पद थे, 90 पद थे, और ये 1912 में प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब आता है मिनेसोटा जो है 18 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए परीक्षण में किया जाता है कि 18 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, मिनेसोटा, याद रख लेना बस। ठीक है, अब आता है रेवन का प्रोग्रेसिव टेस्ट जो है वो सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण है। कब किया गया था, 1938 में किया था। रेवन का प्रोग्रेसिव टेस्ट 1938 में यूज किया था। अब आता है नैन्सी बेले टेस्ट। नैन्सी, ये इम्पोर्टेंट है भाई, नैन्सी बेले टेस्ट जो है वो शिशुओं का बुद्धि पर टेस्ट है। शिशुओं के लिए मतलब छोटे बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए मतलब उसमें बुद्धि का। वेस्लर टेस्ट जो है वयस्क बुद्धि के लिए, वेस्लर याद रख लेना। वेस्लर टेस्ट जो है वो किसकी बुद्धि मापने के लिए है, वयस्क के लिए। ठीक है, अच्छा, फलांकन विधि जो है वो बुद्धि के मापन की ही एक विधि है, फलांकन विधि। ओके, अच्छा, थोड़ा अपने हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण था वो राइस ने 1922 में। अब राइस और 22 याद रह जाएगा। राइस ने 1922 में सबसे पहले कौन सा टेस्ट था, बीने साइमन स्केल। इन्होंने क्या लगा दिया, हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल, हिंदुस्तानी बीने साइमन स्केल। नकल करने में तो बड़े परफेक्ट है ना। बीने साइमन स्केल के आगे क्या लगा दिया, अपना नाम लगा दिया, हिंदुस्तानी। किसने, डॉक्टर राइस ने। कब, 1922 में। क्लियर। अब आता है जलोटा का बुद्धि परीक्षण। जलोटा, भाटिया, ये सारे कैसे अपने हिंदुस्तान में ही हो सकते हैं। जलोटा का बुद्धि परीक्षण कब था, सामूहिक टेस्ट, ये भारतीय टेस्ट नहीं, सामूहिक टेस्ट है। एक है भाटिया का बुद्धि टेस्ट, ये भी कौन सा है, ये क्रियात्मक सामूहिक टेस्ट है। ओके, जलोटा का बुद्धि परीक्षण और भाटिया बैटरी परीक्षण दोनों ही कौन से हैं, भारतीय परीक्षण है। ओके, स्वयंगात्मक भावात्मक बुद्धि किसने दी थी, स्वयंगात्मक या भावात्मक। मैं जो लिखवा रही हूँ ना एक लाइन, बोर होने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। स्वयंगात्मक या भावात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि जो है वो किसने दी थी, ये दी थी आपको डेनियल गोलमैन ने 1995 में। ठीक है, ओके।
अंत व्यक्तिगत अंत पराव्यक्ति बुद्धि मैंने कंप्लीट करा दी थी। तो ये था आपका कंप्लीट बुद्धि का टॉपिक जो कि हमने कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्लासेज पसंद आए तो लाइक कर देना, एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बने रहना, अस्टेट 1 महीने तो ज़रूर बने रहना भाई, तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। पढ़ लो, अस्टेट पास हो जाएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।